हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। तो दिस इज़ द थर्ड क्लास ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, इससे पहले हम 2 क्लासेस कर चुके हैं। सो इसमें भी हम 3 सेट्स सॉल्व करेंगे सिलेक्शंस के। दिस वन इज द फर्स्ट वन। इट सेज दैट अमिताभ एंड विनोद आर 2 मार्केटिंग हेड्स। ईच ऑफ द 2 मार्केटिंग हेड्स हैज टू टेक मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स विद हिम फ्रॉम अमंग द 6 गिवन। कौन कौन से? जितेंद्र, तपन, शाहरुख, इरफान, रफीक एंड जईद। तो ये 6 मेरे पास मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स हैं और अमिताभ और विनोद ये मार्केटिंग हेड्स हैं। ठीक है, और हर किसी को मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स को साथ में लेके चलना पड़ेगा। नो, कंडीशन क्या है? दैट दे हैव टू टेक देम विद देम इन सच अ वे दैट इफ वन सेलेक्ट्स 2 एग्जेक्टिव्स द अदर विल सेलेक्ट 4। तो टोटल 6 एग्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। ठीक है ना, अगर अमिताभ मान लीजिए 2 एग्जेक्टिव सेलेक्ट करता है तो विनोद 4 करेगा, या फिर दूसरी तरीके से होगा, अमिताभ 4 करता है तो विनोद 2 को सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो कंडीशंस क्या है हमारे पास? नीदर जितेंद्र एंड तपन टुगेदर नॉर शाहरुख एंड इरफान टुगेदर कैन गो विद द सेम मार्केटिंग हेड। हमारे पास 2 लोग हैं, अमिताभ और विनोद। ठीक है ना, टोटल 6 मार्केटिंग एग्जेक्टिव्स हैं हमारे पास। एक पर्सन 2 मार्केटिंग एग्जेक्टिव लेके जाएगा, दूसरा पर्सन 4 को लेके जाएगा। अब कंडीशन ये है हमारे पास कि जितेंद्र और तपन एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब जितेंद्र और तपन दे विल नॉट बी इन द सेम टीम। और ऐसे ही शाहरुख और इरफान भी एक ही मार्केटिंग हेड के साथ नहीं जाएंगे। सो विच मीन्स शाहरुख एंड इरफान ये भी एक टीम में नहीं होंगे। ठीक है जी, तो टोटल 6 हैं, तो 2 और 4 में डिवाइड करना है मुझे। तो अगर आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये कह रहा है अगर अमिताभ 4 सेलेक्ट करता है तो विनोद किसको सिलेक्ट नहीं करेगा। विनोद अगर तपन को सिलेक्ट करता है, अमिताभ अगर 2 एग्जेक्टिव को सिलेक्ट करता है तो विनोद किसको सिलेक्ट नहीं कर सकता। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन में ये बोला गया है कितने तरीके से अमिताभ और विनोद अपने ग्रुप बना सकते हैं। तो देखो, अगर पहले 2 क्वेश्चन मैं डायरेक्ट भी करने की कोशिश करूँ वो हो जाएंगे, लेकिन जैसे मैं थर्ड क्वेश्चन पे या फोर्थ पे को पहुँचूंगा या फिफ्थ क्वेश्चन पे पहुँचूंगा, मुझे वहाँ पे फिर केसेस बना के देखने ही पड़ेंगे कि टीम्स कैसे बन सकती हैं, किस तरह से हम ये 6 लोगों को डिवाइड कर सकते हैं इन 2 ग्रुप्स ऑफ 2 पीपल एंड 4 पीपल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 की वजह से मुझे यहाँ पे अब केस बना के देखने पड़ेंगे कि कौन सा पर्सन कौन से ग्रुप में आ सकता है, किसके साथ आ सकता है। ठीक है, तो 2 ग्रुप बनेंगे, एक 2 लोगों का, एक 4 लोगों का। कंडीशन ये है कि जितेंद्र और तपन एक साथ नहीं जाएंगे, शाहरुख और इरफान एक साथ नहीं जाएंगे। ठीक है जी, तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं? तो केस 1 अगर मैं लेके चलूँ, केस 1 में मैं क्या लेके चलूँगा? अब देखो, केसेस आपके यहीं से बनेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप है। अब फर्स्ट ग्रुप में मान लीजिए आपने जितेंद्र रख दिया यहाँ पे जितेंद्र रखा तो तपन इसके साथ नहीं आएगा, तपन सेकंड ग्रुप में चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से शाहरुख और इरफान में से कोई एक रख के देखते हैं। अगर मान लीजिए हमने शाहरुख यहाँ रखा तो इरफान यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 लोग, इस ग्रुप के 2 लोग पूरे हो चुके हैं यहाँ के। अब देखो, चाहो तो आप 4 यहाँ कर लो या 4 यहाँ कर लो, दोनों ही केस बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अब बचा कौन हमारे पास? रफ़ीक और ज़ईद। तो मान लो मैंने रफ़ीक और ज़ईद को यहाँ पे रख दिया। ठीक है, ये रफ़ीक और ज़ईद इधर भी आ सकते थे, ये भी पॉसिबल है। ठीक है, तो केस 2 जो बनेगा मेरे पास वो ये बनेगा जिसमें फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है। तो फर्स्ट ग्रुप में अगेन मैंने जितेंद्र को यहाँ रखा तो तपन इधर आ गया, मैंने शाहरुख को यहाँ रखा तो इरफान इधर आ गया, और रफ़ीक और ज़ईद इधर भी आ सकते हैं। सो दिस इज़ आल्सो पॉसिबल। ठीक है जी, तो ये तब था जब हमने जितेंद्र और शाहरुख को एक साथ रखा है। राइट, केस 3 में क्या हो सकता है हमारे पास? केस 3 में मैं ये कहता हूँ कि पहले ग्रुप में मैंने लेट्स से सिलेक्ट करा जितेंद्र को। ठीक है, और तपन इधर आ जाएगा। फिर इंस्टेड ऑफ शाहरुख हम इरफान को रखते हैं यहाँ पे, जितेंद्र के साथ इरफान को रखते हैं, सो दैट शाहरुख इधर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 लोगों का ग्रुप हो सकता है तो ये 4 का हो जाएगा। मतलब इस केस में जो 2 लोग बच गए, रफ़ीक और ज़ईद, वो यहाँ आ जाएंगे। या फिर आप ये भी कह सकते हो केस 4 में फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, कि आपने जितेंद्र इधर रखा, तपन इधर चला गया, आपने यहाँ पे इरफान को रखा तो शाहरुख इधर आ गया, और ये रफ़ीक और ज़ईद इस तरफ आ गए, रफ़ीक और ज़ईद इधर आ गए आपके पास।
ठीक है जी। तो यही हमारे केस बन सकते हैं टोटल, इनके अलावा और केस पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने जितेंद्र को शाहरुख के साथ भी रख लिया, जितेंद्र को हमने इरफान के साथ भी रख के देख लिया, रफ़ीक और ज़ईद को उनका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, उनको इधर भी रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो। सो दीज आर द 4 पॉसिबल केसेस। इन्हीं के ऊपर ये 6 के 6 क्वेश्चंस अब हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अमिताभ सिलेक्ट्स 4 एग्जेक्टिव्स एंड विनोद, देन विनोद कैन नॉट सिलेक्ट। किसको सिलेक्ट नहीं कर सकता विनोद? अगर अमिताभ ने 4 को सिलेक्ट करा है तो ना, यू कैन ईजिली सी, अगर अमिताभ 4 कर रहा है तो इसका मतलब विनोद 2 को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो किसी भी केस में जो 2 लोगों का ग्रुप है उसके अंदर रफ़ीक और ज़ईद नहीं हो सकते। देखो, रफ़ीक और ज़ईद हमेशा 4 लोगों के ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है ना। तो विनोद ने अगर 2 लोगों को सिलेक्ट करा है तो वो 2 लोग कभी भी रफ़ीक और ज़ईद नहीं हो सकते। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। ईजी हो गया, जब हमने केस बना लिया उसके बाद ये अब 6 के 6 क्वेश्चन अब मुश्किल नहीं रहेंगे हमारे पास। सेकंड सेज इफ विनोद सिलेक्ट्स तपन वाइल अमिताभ सिलेक्ट्स ओनली 2 एग्जेक्टिव्स। अब अमिताभ ने 2 सिलेक्ट किए हैं तो विनोद 4 करेगा। 4 कौन से करेगा? जिसमें तपन होगा। तो विनोद किसको, कौन सा ग्रुप लेके चल रहा है? 4 वाला जिसमें तपन आ रहा है, मतलब ये वाला केस या फिर ये वाला केस, ठीक है जी। ये विनोद का है तो यहाँ विनोद आएगा, यहाँ ये विनोद का हो सकता है ग्रुप, या फिर ये वाला ग्रुप विनोद का हो सकता है, क्योंकि उसका ग्रुप 4 लोगों का है और वो तपन को सिलेक्ट कर रहा है। देन हु मे नॉट बी सिलेक्टेड बाय विनोद, विनोद किसको सिलेक्ट नहीं कर सकता है? अब इन ग्रुप में देखो आप, वो शाहरुख, रफ़ीक और ज़ईद को कर रहा है। शाहरुख को कर सकता है, रफ़ीक को कर सकता है, ठीक है। किसको सिलेक्ट, हु मे नॉट बी सिलेक्टेड, ओके। रफ़ीक देखो, रफ़ीक दोनों केसेस में सिलेक्ट हो रहा है, रफ़ीक यहाँ भी हो रहा है, रफ़ीक यहाँ भी हो रहा है, तो रफ़ीक तो सिलेक्ट होगा ही होगा। इरफान की बात करते हैं, इरफान यहाँ सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है, इस वाले केस में इरफान सेलेक्ट हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा। तो अगर मैं ये वाला केस लेके चलता हूँ, सेकंड वाला, 4th केस लेके चलता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि हम इरफान को सिलेक्ट ना करें, पॉसिबिलिटी है कि इरफान को सिलेक्ट ना करें अगर हम केस नंबर 4 लेके चलते हैं। और ऑप्शन सी कह रहा है शाहरुख है। अब मैं अगर केस नंबर 2 लेके चलता हूँ, यू विल सी के शाहरुख सेलेक्ट नहीं हो रहा। तो केस नंबर 2 अगर लेके चलते हो तो शाहरुख की सिलेक्शन नहीं हो सकती। अब ये भी उसने नहीं बोला कि आपको बताना है डेफिनेटली किसको सिलेक्ट नहीं करेगा, डेफिनेटली नहीं है यहाँ पे, ठीक है, मे नॉट बी सिलेक्टेड है। तो यू कैन से अगर केस 2 लेके चलते हो देन शाहरुख मे नॉट बी सिलेक्टेड, अगर केस नंबर 4 लेके चलते हो देन इरफान मे नॉट बी सिलेक्टेड। सो अगर दोनों को कंबाइन करते हो देन वी हैव टू गो विद द ऑप्शन डी, कि या तो बी या फिर सी में से कोई एक सिलेक्ट नहीं होगा। बट रफ़ीक विल डेफिनेटली बी सिलेक्टेड, चाहे आप केस 2 लेके चलें, चाहे आप केस नंबर 4 लेके चलें, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है इन हाउ मेनी वेज अमिताभ एंड विनोद सिलेक्ट देयर ग्रुप्स। अब देखो 4 केस यहाँ बन रहे हैं, बट 4 केस बन रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि 4 आंसर आपका 4 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात ये है कि मान लीजिए कि आपने ये ग्रुप अमिताभ को दिया, ये विनोद को दिया, ठीक है, ऐसे ये आपने अमिताभ को दिया, ये विनोद को दिया, ये आपने ग्रुप अमिताभ को दिया, ये विनोद को दिया, ये अमिताभ को दिया, ये विनोद को दिया। तो 4 केस तो ये बन रहे हैं मेरे पास। 4 उल्टा भी तो हो जाएंगे ना, कि विनोद को ये ग्रुप दिया, अमिताभ को ये दिया, विनोद को ये दिया, अमिताभ को ये दिया, विनोद को ये वाला ग्रुप दिया, अमिताभ को ये वाला ग्रुप दिया, या फिर विनोद को ये ग्रुप दिया, अमिताभ को ये वाला ग्रुप दिया। क्योंकि डिसाइड तो किया नहीं यहाँ पे कि विनोद पर्टिकुलर किस पर्सन को ले रहा है या अमिताभ पर्टिकुलर किस पर्सन को ले रहा है, ऐसा तो कुछ बताया नहीं हुआ, ठीक है। तो दोनों केसेस हो सकते हैं। सो टोटल जो है हमारे पास 4 नहीं बनेगा, टोटल विल बी 8। सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए इसको एक बार के लिए रेज कर लेते हैं। ऑल राइट, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है इफ इरफान गोज विद विनोद, इफ इरफान गोज विद विनोद एज वन ऑफ हिज 2 एग्जेक्टिव्स देन इन हाउ मेनी वेज अमिताभ कैन चूज हिज 4 एग्जेक्टिव्स। अब इसका मतलब है विनोद के पास जो टीम है वो 2 एग्जेक्टिव्स की है, ठीक है, विनोद की टीम 2 एग्जेक्टिव्स की है और उनमें से एक इरफान है। तो 2 एग्जेक्टिव की टीम जहां इरफान हो, एक तो केस नंबर 1 में है और एक केस नंबर 4 में है, ठीक है। केस 1 में 2 एग्जेक्टिव्स में इरफान आ रहा है, केस 4 में 2 एग्जेक्टिव्स में इरफान आ रहा है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितने तरीके से अमिताभ अपनी टीम चूज कर सकता है। ऑब्वियस ही बात है, ये टीम आप विनोद को दे रहे हो तो ये टीम आप अमिताभ को देंगे, इस केस में ये टीम आप विनोद को दे रहे हो
तो ये वाली टीम आप अमिताभ को देंगे। सो अमिताभ कैन सेलेक्ट हिज टीम इन 2 वेज, आइदर उसके पास JSRZ होगा या फिर TSRZ होगा। तो अमिताभ अपनी टीम को 2 वेज में सिलेक्ट कर सकता है। अब ध्यान रखना इसमें 4 नहीं आएगा, इसमें डबल नहीं करोगे, क्योंकि इसमें डिफाइंड है कि इरफान विनोद के पास जाएगा, ठीक है। तो इसमें इंटू 2 नहीं करेंगे आप। सो ऑप्शन 1 आपका आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ जितेंद्र गोज विद अमिताभ एंड शाहरुख गोज विद विनोद, तो हम कितने तरीके से ये लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। जितेंद्र गोज विद अमिताभ एंड शाहरुख गोज विद विनोद, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जितेंद्र और शाहरुख ये दोनों अलग अलग ग्रुप में होने चाहिए ना। जितेंद्र अमिताभ के साथ जा रहा है, शाहरुख विनोद के साथ जा रहा है, तो जितेंद्र और शाहरुख अलग ग्रुप में होने चाहिए। तो पहला केस और ये सेकंड केस नहीं बनेगा आपके पास, फर्स्ट और सेकंड केस नहीं बनेगा, थर्ड और फोर्थ केस बनेंगे। जितेंद्र ग्रुप 1 में है, शाहरुख इधर है, जितेंद्र इधर है, शाहरुख इधर है, ठीक है ना। अब इसका मतलब केस नंबर 3 और केस नंबर 4 ये आपके वैलिड केसेस हैं। तो कह रहा है कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 2 ही तरीके हैं अगेन। ये ग्रुप आप जितेंद्र वाला अमिताभ को देंगे, ये उस केस में अमिताभ के पास जितेंद्र, इरफान, रफ़ीक और जईद हो जाएंगे, ठीक है। और इधर आपके पास शाहरुख के अपना विनोद के पास ये 2 लोग आ जाएंगे, या फिर अमिताभ के पास 2 लोग होंगे और विनोद के पास 4 लोग होंगे, ठीक है। ये नहीं डिफाइन किया ना कि अमिताभ का ग्रुप 2 लोगों का है या अमिताभ का ग्रुप 4 लोगों का, ये डिफाइंड नहीं है। तो अगर इस केस में पहली कंडीशन तो ये है कि जितेंद्र और शाहरुख डिफरेंट ग्रुप में होने चाहिए, ठीक है। अब अमिताभ का ग्रुप अगर 4 का है तो विनोद का 2 का होगा, अमिताभ का 2 का है तो विनोद का 4 का होगा। सो अगेन 2 वेज विल बी देयर जिसमें वो अपने एग्जैक्टिव्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। लास्ट वन, नाउ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन सिलेक्टेड बाय अमिताभ और विनोद, ठीक है। अमिताभ और विनोद का पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो अगर ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन में आपके पास 4 लोगों की टीम बन रही है। तो जो 4 लोगों की टीम हमने बनाई है, 4 केसेस बनाए हैं, उनमें से देखना कौन कौन सा पॉसिबल है। सो ए कह रहा है जितेंद्र, शाहरुख, जईद और तपन। जितेंद्र, शाहरुख, जईद, देखो नहीं, जितेंद्र और तपन एक साथ नहीं आ सकते ना। सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, जितेंद्र और तपन एक साथ नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे शाहरुख और इरफान एक साथ आ रहे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है। शाहरुख और इरफान, शाहरुख, तपन, रफ़ीक और इरफान, मुझे इतना तो पता नहीं यार कि जहाँ पे भी टीम 4 की बनेगी वहाँ पे रफ़ीक और जईद का आना तो पक्का है। सो इसलिए ऑप्शन ए और बी गलत हो गए। जईद, रफ़ीक, तपन और इरफान यहाँ बन रहे हैं, तपन, इरफान, रफ़ीक और जईद, ठीक है, ये बन रहा है मेरे पास। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोला है तो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशन बोला होता देन इधर ए और बी बनता आपके पास, ठीक है जी। सो ये हमारा पहला सेट था, आई होप सबको समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड वन। चलिए अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ बोला गया 8 buses PQRSTUVW are checked by 3 inspectors ABC. Each of them is inspecting at least 2 buses. It is found that B inspects neither P nor Q, A inspects U, whereas C inspects Q and S. All right जी। तो यहाँ पे बसेस हमारे पास हैं PQ, RS, TU, V और W, ये बसेस हैं हमारे पास, ठीक है। 3 इंस्पेक्टर्स हैं ABC और हर पर्सन कम से कम 2 बसेस को इंस्पेक्ट करता है, कम से कम 2 बसेस को। सो देखो ABC है तो हर पर्सन जो है कम से कम 2 बसेस को इंस्पेक्ट कर रहा है, मतलब 2 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा हर किसी के पास। 6 होगी आपके पास, बची 8, जो बाकी जो बच रही हैं 8, ठीक है। उस 8 में जो 2 बच रही हैं वो 2 कहाँ जाएंगी, मतलब 2 तो आपने दे दी सबको, है ना। तो ये पॉसिबल है कि +1 कर दिया, मतलब इसके पास 3 हो गई, इसके पास 3 होगी, इसके पास 2 हो गई, 3-3-2 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। 1 पॉसिबिलिटी इज दिस। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ABC आपके पास है, 2 बसेस तो सिलेक्ट कर इन्होंने इंस्पेक्ट करनी है, A एडिशनल 2 बसेस इंस्पेक्ट कर रहा है, 4 हो गया इसके पास, 4 इसके पास है, 2 इसके पास हैं, 2 इसके पास हैं, या यही 4 B के पास हो सकती थी, यही 4 C के पास भी हो सकती थी, ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब या तो 3-3-2 होगा किसी भी ऑर्डर में, या फिर 4-2-2 होगा किसी भी ऑर्डर में। कम से कम 2 बसेस हर पर्सन इंस्पेक्ट कर ही रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। चलिए इतना दिमाग में रखना है, कम से कम 2 बसेस हैं
तो या कॉम्बिनेशन 3-3-2 का बनेगा किसी भी ऑर्डर में, या 4-2-2 का बनेगा, क्योंकि कम से कम 2 बसेज हर किसी को इंस्पेक्ट करनी ही करनी है। और क्या कंडीशन दे रखी है, बी इंस्पेक्ट्स नीदर पी नॉर क्यू, तो बी ना तो पी को इंस्पेक्ट करेगा ना ही क्यू को करेगा। अब ए बी सी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक बार के लिए, तो यहाँ क्लियरली मेंशन्ड है ए इंस्पेक्ट्स यू, ए यू की इंस्पेक्शन करेगा, सी इंस्पेक्ट्स क्यू एंड एस, तो क्यू और एस की इंस्पेक्शन सी करेगा। विच मीन्स यहाँ से आप यू हटा दीजिए, ठीक है, यहाँ से आप क्यू हटा दीजिए और एस हटा दीजिए, ये तो ऑलरेडी आपने बसेस फिक्स कर दी। तो जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप पी आर टी वी डब्ल्यू पे ही बनेंगे, इतना क्लियर है, क्योंकि बाकी 3 बसेस तो मैंने ऑलरेडी असाइन कर दिए लोगों को। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ए इंस्पेक्ट्स आर बट वी एंड क्यू डू नॉट गेट इंस्पेक्टेड बाय द सेम इंस्पेक्टर देन विच द फॉलोइंग कैन बी इंस्पेक्टेड बाय बी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ए यू के साथ साथ ए बस आर को भी इंस्पेक्ट कर रहा है, यू एंड आर, ठीक है, दोनों बसेस को इंस्पेक्ट कर रहा है। तो आपने यहाँ से आर भी हटा दी, यहाँ से आपने आर भी हटा दी। अब कह रहा है कि बी कौन सी बस इंस्पेक्ट कर सकता है अगर वी और क्यू सेम इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये है कि वी जो है, वी को बी भी इंस्पेक्ट कर सकता है, वी को ए भी इंस्पेक्ट कर सकता है। वी एंड क्यू को सेम इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट नहीं करेगा तो सी इंस्पेक्ट नहीं करेगा बेसिकली। तो वी को कौन कर सकता है, वी को बी भी कर सकता है, वी यहाँ भी आ सकता है, या फिर हो सकता है बी को ए इंस्पेक्ट कर रहा हो। सो इट इज़ पॉसिबल कि वी को बी इंस्पेक्ट करे। अब देखो ऑप्शन अगर आप देखो ध्यान से तो बड़ा सीधी सी कहानी है कि कंडीशन सिर्फ आपके पास पी और क्यू के ऊपर है कि बी कैन नॉट इंस्पेक्ट पी और क्यू। तो बी अब पी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो बी के इंस्पेक्शन के लिए बची बसेस टी वी डब्ल्यू। अब बी यहाँ पे क्या कर सकता है, हो सकता है कि टी और वी को इंस्पेक्ट कर रहा हो, पॉसिबल है, ठीक है, 2 ही बसेस को इंस्पेक्ट कर रहा है, या फिर टी और डब्ल्यू को इंस्पेक्ट कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, या फिर वो वी और डब्ल्यू को कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, या फिर वो टी वी और डब्ल्यू सबको कर रहा है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। तो बी कैन इंस्पेक्ट टी एंड वी, बी कैन इंस्पेक्ट टी एंड डब्ल्यू, ही कैन इंस्पेक्ट वी एंड डब्ल्यू, और टी वी एंड डब्ल्यू, तीनों भी कर सकता है। ऑप्शन देखोगे हर ऑप्शन में 3 बसेस दे रखी हैं आपके पास, सो ऑप्शन डी के साथ हम जाएंगे यहाँ पे। ठीक है जी, चलो तो इस क्वेश्चन के लिए आर था, निकाल दिया था, अब यहाँ पे क्यू एस और यू हम निकाल चुके हैं। ठीक है, ना कम टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड कह रहा है इफ ए एंड सी इंस्पेक्ट ओनली 3 बसेस ईच, तो 3 ए के पास हैं, 3 सी के पास हैं, देन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ बसेस विल बी इंस्पेक्टेड बाय बी। कुछ बताया तो है नहीं कि अगर ए और सी 3 बसेस, मतलब इसमें से ये समझ आ रहा है कि ए 3 बसेस इंस्पेक्ट कर रहा है, सी भी 3 बसेस इंस्पेक्ट कर रहा है, इसका मतलब बी 2 बसेस इंस्पेक्ट करेगा। वो 2 बसेस कौन सी होंगी, तो मुझे इतना पता यार, अगेन यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में तो आर भी हमने ए को दे दिया था, यहाँ तो आर भी फ्री बैठा है। मुझे इतना पता है बी जो है वो पी को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, तो बी जो इंस्पेक्ट कर सकता है वो किसको कर सकता है, वो आर, उसके पास आर टी वी डब्ल्यू में से किसी को भी इंस्पेक्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंडीशन कोई रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं यहाँ चल रही। वो आर और टी को कर सकता है, आर और वी को कर सकता है, आर और डब्ल्यू को कर सकता है, टी और वी को कर सकता है, टी और डब्ल्यू को कर सकता है, वी और डब्ल्यू को कर सकता है। सो इसका मतलब वो किसी भी पेयर को कर सकता है अमंग आर टी वी एंड डब्ल्यू। सो ऑप्शन डी आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, सबको कर सकता है वो, एनी पेयर फॉर्म फ्रॉम आर टी वी एंड डब्ल्यू। अदरवाइज तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, कोई और कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिख नहीं रही। जो हमने कंडीशन यहाँ लिखी दी हैं कि वो इनको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, ये बसेस ऑलरेडी साइंड हैं, तो सिर्फ पी आर टी वी डब्ल्यू बचा मेरे पास, जिसमें से पी बी को नहीं जाएगा। बाकी आर टी वी डब्ल्यू के ऊपर तो कोई कंडीशन या रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, जो मर्जी 2 बसेस को इंस्पेक्ट कर ले, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ए किसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता वो बताया नहीं हुआ, सी किसको इंस्पेक्ट नहीं कर सकता वो बताया नहीं हुआ। इसका मतलब ए यू के साथ साथ किसी को भी इंस्पेक्ट कर सकता है, सिमिलरली सी क्यू और एस के साथ किसी भी बस को इंस्पेक्ट कर सकता है, कोई यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। थर्ड कह रहा है इफ बी इंस्पेक्ट्स ओनली बसेस टी वी एंड डब्ल्यू वेयर एन सी इंस्पेक्ट्स ओनली 2 बसेस, तो ए कौन सी करेगा। अब सी अगर 2 ही बसेस को इंस्पेक्ट कर रहा है, सी इंस्पेक्ट्स ओनली 2 बसेस, तो उसकी 2 बसेस ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है कि क्यू और एस को करेगा। बी की बसेस यहाँ पे डिफाइंड है टी वी एंड डब्ल्यू, तो बी कर रहा है टी को, वी को और डब्ल्यू को।
तो बची कौन सी, पी हमारे पास बच गया। अब पी बचा हुआ है क्यू आर, पी क्यू आर, तो पी यहाँ आ जाएगा, यू के साथ पी आएगा और आर आएगा, ठीक है ना। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू सब पूरा हो गया। तो टी वी डब्ल्यू आपने इसको दे दिया, तो पी और आर इधर आ गए, क्यू आर एस इसके पास है। अब क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ए कौन सी बसेस को इंस्पेक्ट करेगा, यू पी आर। यू पी आर इज गिवन इन द ऑप्शन बी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इसी क्वेश्चन के लिए था, तो इसको हटा देते हैं यहां से। चलिए नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। डेफिनेटली वर्ड आ रहा है तो आंसर वो मार्क करेंगे जिसके बारे में पक्का पता है कि ये ट्रू है। ऑप्शन ए कह रहा है सी इंस्पेक्ट्स क्यू एंड 2 मोर बसेस। जरूरी नहीं है। अभी हमने जो केस बनाया था यहाँ पे, जो पिछले क्वेश्चन में बनाया था कि टी वी डब्ल्यू इसको दे दिया और इसको दे दिया यू आर पी, ठीक है ना। तो ये भी पॉसिबल है। अगर पिछले क्वेश्चन वाला केस ही उठा के चलूँ मैं, तो सी क्यू को इंस्पेक्ट कर रहा है, 2 मोर बसेस, ज़रूरी नहीं है 2 को भी कर सकता है वो सिर्फ। बी इंस्पेक्ट्स आर टी वी, ज़रूरी नहीं है वो टी वी डब्ल्यू को भी कर सकता है। ध्यान देना, क्वेश्चन ये कह रहा है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। तो बी इंस्पेक्ट्स आर टी वी ज़रूरी नहीं है वो, जैसे यहाँ पे है टी वी डब्ल्यू को भी कर सकता है। सेम थर्ड क्वेश्चन से को ही हम यूज़ कर लेते हैं। देखो ऐसा नहीं कि थर्ड बोला गया हमें यूज़ करने के लिए, मैं यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसमें कोई गलती नहीं है। वो वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास, तो क्यों ना उसको यूज़ कर ले, दिक्कत क्या है उसमें। ए इंस्पेक्ट्स यू एंड पी, ए इंस्पेक्ट्स यू एंड पी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि पी ए के पास है ही नहीं है, पी इसके पास हो, ये भी पॉसिबल है कि सी के पास पी हो, ठीक है ना। तो ए यू और पी को कर रहा है, ज़रूरी नहीं है। सो ना फर्स्ट ट्रू है डेफिनेटली, ना सेकेंड ना थर्ड। तो ऑप्शन 4 ही आपका बनेगा डेफिनेट ट्रू। ये कह रहा है ओनली 2 ऑफ देम कैन इंस्पेक्ट 3 बसेज ईच। यस, ये हमें बताए कि अगर मुझे 3 बसेस को इंस्पेक्ट करवाना है तो 2 लोग ही 3 बसेस इंस्पेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया 2 बसेस तो हर कोई करेगा। अगर 3 बसेस इंस्पेक्ट करवानी है तो 2 ही लोग कर सकते हैं। मान लीजिए आपने तीसरी बस ए से इंस्पेक्ट करवा ली और बी से इंस्पेक्ट करवा ली, ठीक है। तो उस केस में ए और बी 3 बसेस इंस्पेक्ट करेंगे, तीनों लोग 3 बसेस इंस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है जी। और एक पर्सन भी नहीं कर सकता। अगर एक पर्सन 3 कर रहा है, बाकी 2 करेंगे तो टोटल 8 बसेस बन ही नहीं सकती, 7 बसेस रह जाएंगे आपके पास। सो ऑप्शन डी जो है दैट इज डेफिनेटली ट्रू, राइट जी। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद थर्ड सेट। ऑल राइट, सिलेक्शंस के ऊपर अभी हम सब्जेक्ट्स हैं कुछ और क्या दे रखा है। एनी स्टूडेंट इन अ क्लास हैज़ टू सिलेक्ट 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम फिलोसफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इकोलॉजी एंड इकोलॉजी, ठीक है। सो कंडीशंस क्या है, ओनली 1 लैंग्वेज आउट ऑफ फ्रेंच, जर्मन एंड रशियन मस्ट बी चूजन। तो 3 लैंग्वेज हैं हम अपने पास, एक फ्रेंच, एक रशियन और एक जर्मन, इनमें से एक ही लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। फिर फिलॉसफी और सोशोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट है कि इनमें से एक ही चूज़ हो सकता है। तो कहने का मतलब अगर लैंग्वेजेस की बात करें, फ्रेंच, जर्मन और रशियन में से एक ही लैंग्वेज चूज़ हो सकती है, दूसरी नहीं हो सकती। ऐसे ही फिलॉसफी और सोशोलॉजी में से एक ही सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते, राइट जी। इफ़ इकोनॉमिक्स इज चूजन देन इकोलॉजी मस्ट बी चूजन। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इकोनॉमिक्स को चूज़ किया तो इकोलॉजी चूज़ ज़रूर करोगे। डजेंट मीन कि इकोलॉजी चूज़ किया तो इकोनॉमिक्स भी करोगे, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इकोलॉजी चूज़ किया लेकिन इकोनॉमिक्स चूज़ नहीं किया, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स चूज़ करोगे, इकोलॉजी चूज़ करनी पड़ेगी, बट इकोलॉजी को चूज़ कर रहे हो, इकोनॉमिक्स चूज़ करेंगे, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपने इकोलॉजी चूज़ की है तो इकोनॉमिक्स चूज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बट यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर इकोलॉजी को चूज़ नहीं किया, इसको अगर चूज़ नहीं किया तो इकोनॉमिक्स को भी चूज़ नहीं करेंगे, इसको भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? अगर इकोलॉजी को सिलेक्ट नहीं किया तो इकोनॉमिक्स को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। अगर इकोलॉजी को चूज़ नहीं किया तो इकोनॉमिक्स को भी सिलेक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स सिलेक्ट होता है तो फिर इकोलॉजी भी होगा, ठीक है। तो अगर इकोलॉजी नहीं किया, ध्यान देना इस पर, इकोनॉमिक्स हो रहा है, इकोलॉजी ज़रूर होगा, बट इकोलॉजी नहीं हो रहा तो इकोनॉमिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स होता है तो इकोलॉजी भी होता है, ठीक है ना। अगर इकोलॉजी आपने सिलेक्ट नहीं किया तो इकोनॉमिक्स भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स सिलेक्ट किया, अब सोचो ऐसा हो गया कि आपने इकोलॉजी सिलेक्ट नहीं किया लेकिन इकोनॉमिक्स कर लिया,
ठीक है ना। पर ये तो कंट्रडिक्शन नहीं होगी कि आपने इकोनॉमिक्स कर लिया, इकोलॉजी किया ही नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स करते हो तो इकोलॉजी को करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर इकोलॉजी नहीं हो रहा तो इकोनॉमिक्स भी नहीं हो रहा, क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स होता है तो फिर इकोलॉजी भी होगा। तो यहाँ से ये आप जो है कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगेन सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट बी चूजन टुगेदर, तो सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है, ये एक साथ नहीं आ सकते, दे कैन नॉट बी टुगेदर। तो ये कंडीशन है हमारे पास ना। कम टू द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ़ अ स्टूडेंट सेलेक्ट्स सोशियोलॉजी, देखते हैं यहाँ से हमने सोशियोलॉजी सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, यहाँ से सोशियोलॉजी आ गया एंड फ्रेंच, यहाँ से फ्रेंच आ गया, सोशियोलॉजी और फ्रेंच आ गया, तो ये दो सब्जेक्ट तो आपने हो गए। तो फर्स्ट 2 लाइन्स के आपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने चूज़ कर लिए। एक काम करते हैं यार, यहाँ पे इनको लिख लेते हैं साइड पे ना, कि आपको फ्रेंच, जर्मन और रशियन में से एक चूज़ करना है। ऐसे ही आपको फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में से एक चूज़ करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हमने सोशियोलॉजी चूज़ कर लिया, ठीक है, और फ्रेंच चूज़ कर लिया, राइट। अब कह रहा है बाकी के 2 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं, बाकी 3 सब्जेक्ट कौन से हो सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, फिलॉसफी नहीं हो, पहला ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि फिलॉसफी नहीं आ सकता, सोशियोलॉजी या फिलॉसफी में से एक ही चूज़ हो सकता था, ठीक है। इकोनॉमिक्स चूज़ कर रहे हो तो फिर इकोलॉजी भी होना चाहिए था, ऑप्शन बी गलत हो गया, क्योंकि अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज़ किया तो इकोलॉजी भी करना चाहिए था, ठीक है। इकोनॉमिक्स किया, इकोलॉजी किया, हिस्ट्री किया, ये पॉसिबल है ना, दिस इज़ पॉसिबल, कोई दिक्कत नहीं है। आपने 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लिए, फ्रेंच, सोशियोलॉजी, और बाकी इकोनॉमिक्स चूज़ किया, इकोलॉजी कर लिया, और साथ में हिस्ट्री कर लिया। इकोनॉमिक्स चूज़ कर रहे हो, इकोलॉजी ज़रूर आएगा, ठीक है, और हिस्ट्री आप कर सकते हो, हिस्ट्री के ऊपर कोई कंडीशन रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं है, वो किसी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नाउ सेकंड वन, अ स्टूडेंट हु चूजेज इकोलॉजी, रशियन एंड एंथ्रोपोलॉजी कैन चूज द रिमेनिंग सब्जेक्ट्स एज। देखो अब ध्यान ये रखना, अगर उसने इकोलॉजी चूज किया है डजंट मीन कि उसको इकोनॉमिक्स करना ही है, ज़रूरी नहीं है। इकोनॉमिक्स करेगा तो इकोलॉजी करेगा, इकोलॉजी करेगा ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक्स आएगा। अब पहला ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि रशियन चूज की हुई है। अब हमें पता है कि फ्रेंच, रशियन और जर्मन में से एक ही चूज करना है, रशियन चूज किया हुआ है तो फ्रेंच चूज नहीं कर सकते, गलत हो गया। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी एक साथ नहीं आ सकता, गलत हो गया। एंथ्रोपोलॉजी चूज किया हुआ है तो सोशियोलॉजी चूज नहीं कर सकते, ठीक है, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट गो टुगेदर। तो अगर एंथ्रोपोलॉजी चूज किया हुआ है तो सोशियोलॉजी नहीं कर सकते, देन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कि फिलॉसफी और हिस्ट्री चूज किया जा सकता है, ठीक है जी। एंथ्रोपोलॉजी अगर चूज कर लिया तो ऑब्वियसली बात है सोशियोलॉजी नहीं आएगा, तो फिलॉसफी को तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फिलॉसफी और हिस्ट्री आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। थर्ड कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, मस्ट वर्ड आ रहा है यहाँ पे, अब जो डेफिनेटली ट्रू होगा उसी को हम यहाँ पे मार्क करेंगे। चलिए देखते हैं। सो ऑप्शन ए कह रहा है इफ रशियन एंड फिलॉसफी आर चूजन, एंथ्रोपोलॉजी मस्ट बी चूजन। देखो हमें 5 सब्जेक्ट चूज करवाने हैं, ठीक है ना। तो हमने रशियन चूज कर लिया, हमने फिलॉसफी चूज कर ली, तो यहाँ से और कुछ नहीं आएगा, फिलॉसफी आ गया, सोशियोलॉजी नहीं आ सकता। तो क्या एंथ्रोपोलॉजी लेके आना ज़रूरी है? रशियन, फिलॉसफी, लेट्स से हमने इकोनॉमिक्स चूज़ कर लिया, इकोनॉमिक्स के साथ इकोलॉजी चूज़ कर ली और हिस्ट्री चूज़ कर ली। अब कोई दिक्कत है? नहीं लग रही मुझे तो। रशियन चूज़ कर ली यहाँ से, फिलॉसफी यहाँ से कर ली, इकोनॉमिक्स कर ली चूज़, इकोनॉमिक्स की तो इकोलॉजी भी साथ में चूज़ कर ली और हिस्ट्री कर ली। विच मीन्स अगर रशियन और फिलॉसफी चूज़ कर रहे हो, एंथ्रोपोलॉजी मस्ट बी चूजन, नहीं वो गलत है। एंथ्रोपोलॉजी ज़रूरी नहीं कि चूज़ करेंगे। सो फर्स्ट इज़ नॉट डेफिनेटली ट्रू, ठीक है। हम इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और हिस्ट्री भी चूज़ कर सकते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है ना। कम टू द सेकेंड वन, इफ फिलॉसफी, रशियन एंड फ्रेंच आर नॉट चूजन, अब यहाँ नॉट वर्ड आ रहा है, देन एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट बी चूजन बट जर्मन मस्ट बी चूजन। लेट्स सी, देखो अब हमने फिलॉसफी चूज नहीं करनी है, ध्यान देना।
फिलॉसफी को चूज़ नहीं करना है, ठीक है, हमने रशियन को चूज़ नहीं करना है, हमने फ्रेंच को चूज़ नहीं करना है। ऑप्शन बी कह रहा है फिलॉसफी, रशियन, फ्रेंच आर नॉट चूजन। तो फिलॉसफी चूज़ नहीं किया, रशियन नहीं किया, फ्रेंच नहीं किया। अब इन 3 लैंग्वेज में से एक तो चूज़ करनी है, विच मीन्स जर्मन डेफिनेटली चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। फिलॉसफी और सोशियोलॉजी में से एक पक्का आएगा, सोशियोलॉजी आना ही आना है। अगर सोशियोलॉजी आ गया तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं आएगा, ठीक है जी। अब बोला क्या गया कि अगर ये 3 सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, फिलॉसफी, फ्रेंच और रशियन सेलेक्ट नहीं हो रहे, फिलॉसफी, फ्रेंच और रशियन सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, देन एंथ्रोपोलॉजी कैन नॉट बी चूजन। पक्की बात है, क्योंकि सोशियोलॉजी आएगा उस केस में तो एंथ्रोपोलॉजी नहीं आ सकता। बट जर्मन मस्ट बी चूजन, जर्मन पक्का आएगा, क्योंकि आप ना फ्रेंच चूज कर रहे हो ना रशियन, तो जर्मन पक्का आएगा। सो ऑप्शन बी आपका आंसर बनना चाहिए कि अगर आपने फिलॉसफी, रशियन, फ्रेंच चूज नहीं किया तो फिर आपको सोशियोलॉजी चूज करना पड़ेगा, तो एंथ्रोपोलॉजी बाहर हो जाएगा, लेकिन जर्मन पक्का लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, इफ सोशियोलॉजी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स आर द 3 सब्जेक्ट्स चूजन बाय ए स्टूडेंट, देन विच द फॉलोइंग मस्ट बी चूजन बाय हिम एज वन ऑफ द अदर 2 सब्जेक्ट्स। देखो सोशियोलॉजी, देखो उसने अगर सोशियोलॉजी ले लिया तो ऑब्वियस सी बात, अच्छा ये तो सिंपल है। इकोनॉमिक्स ले लिया उसने, इकोनॉमिक्स लिया तो इकोलॉजी तो लेना ही पड़ेगा, खत्म, इसके बाद और कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पक्का है कि इकोनॉमिक्स चूज़ कर रहे हो, इकोलॉजी जरूर आएगा। अब क्योंकि उसने इकोनॉमिक्स चूज़ कर ही लिया है तो इकोलॉजी को तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका बनेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट लास्ट वाला, विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन। एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन कौन सा नहीं है, तो उसके लिए मुझे ये कंडीशन देखनी है यार कि 2 लैंग्वेजेस नहीं आनी चाहिए, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी इकट्ठे नहीं आने चाहिए, इकोनॉमिक्स आया तो इकोलॉजी ज़रूर आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन देखो, इकोनॉमिक्स आ गया, इकोलॉजी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ए ऑप्शन गलत हो गया आपका, क्योंकि इकोनॉमिक्स तो आ रहा है लेकिन इकोलॉजी नहीं आ रहा है इसके साथ। सेकंड में क्या दिक्कत है, सेकंड में कोई दिक्कत है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आया, इकोलॉजी आ रहा है, जर्मन आ गया, सोशियोलॉजी आ गया, कोई दिक्कत नहीं लग रही। इकोनॉमिक्स लिया, इकोलॉजी ले लिया, जर्मन लैंग्वेजेस में से आ गया, दूसरे में सोशियोलॉजी आ गया, दिस माइट बी पॉसिबल। बी ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है, बी पॉसिबल है बी के लिए। सी चेक कर लेते हैं आप। सी में क्या हो रहा है कि फिलॉसफी लिया आपने, अच्छा क्वेश्चन ये कह रहा है नॉट एक्सेप्टेबल, ऑल राइट, तो हमें बाकी मतलब विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, तो ए एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है, तो वही मेरा आंसर बन जाना चाहिए, क्योंकि सी में भी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। आपने फिलॉसफी ले ली, ठीक है, सोशियोलॉजी छोड़ दियो, एंथ्रोपोलॉजी ले सकते हो, हिस्ट्री, इकोलॉजी और रशियन ज़रूरी नहीं, मैंने पहले कहा इकोलॉजी लेंगे तो ज़रूरी नहीं इकोनॉमिक्स आएगी, इकोनॉमिक्स आएगी तो इकोलॉजी ज़रूर आएगी। सो सी इज़ आल्सो पॉसिबल। लैंग्वेजेस में यहाँ पे हमने रशियन रख ली, इकोनॉमिक्स रख ली, इकोलॉजी रख ली, फिलॉसफी, सोशियोलॉजी में से फिलॉसफी रख ली, हिस्ट्री रख ली, दिस इज आल्सो पॉसिबल। तो ये तीनों पॉसिबल है आपके। फर्स्ट इज नॉट द एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कौन सा एक्सेप्टेबल कॉम्बिनेशन नहीं है, सो ए आपका आंसर बनेगा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये तीनों सेट्स आपको समझ आए होंगे, सिलेक्शंस पार्ट 3, ठीक है। इसकी जो ये सीरीज़ हमारी है, ये बेसिक सीरीज़ है, बेसिक DLR सीरीज़ है। इस सीरीज़ के जो बाकी के लेक्चर्स हैं उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपको लगता है कि इजी है, बेसिकली ये उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट की है, अभी तैयारी स्टार्ट की है, ठीक है, और उनको अभी दिक्कत आ रही है इस टॉपिक के अंदर, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में सेट नहीं बन पा रहे हैं, ये सीरीज़ हमने उनके लिए बनाई है। अगर आपको लगता है कि ये मतलब आपको ये सब कुछ आता है और मतलब आपको थोड़ा एडवांस लेवल की प्रैक्टिस करनी है, तो एडवांस जो हमारी प्लेलिस्ट है जिसमें हम एक्चुअल कैट लेवल के जो DLR सेट हमने डाल रखे हैं, जो उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।